प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर मौजूद अजमेर सर, मेरे दोस्त राधाकृष्ण जी जोरड़, पुराने दोस्त है दोनों मेरे, और मैना मैडम जिन्होंने आपको तैयारी कराई, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा ये युवा संसद का जो कार्यक्रम यहाँ पे किया। तो प्यारे बच्चों, युवा संसद का जो मकसद है हरियाणा सरकार का, कि आप सब बच्चों को, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी होंगे आप, तो आप सब बच्चों को पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, विधानसभा के बारे में आप सबको पता चले कि कैसे वहाँ कार्रवाई होती है, किस प्रकार हम यहाँ से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके भेजते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी मंत्री होते हैं, और वो अपना अपना निर्वहन, कार्यों का निर्वहन किस तरह करते हैं। इसका यही मकसद है कि आप सबको इस बात की जानकारी हो। अब आप सभी बच्चे देख रहे हो कि एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसफर, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, सभी नेम प्लेट सभी के आगे लगी हुई है। तो एक भावना आप में पैदा होती है, एक आगे बढ़ने। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी, काफ़ी अच्छा स्कूल है, पुराना है, नया है, पुरानी और नई बिल्डिंग दोनों है, हरियाली अच्छी है। घग्गर नदी का जब बाढ़ आता है तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, और ये सामने बिल्डिंग जो दिख रही है, ये जब बाढ़ आई थी, कौन से सन में आई थी ये सर आई थी 17 जुलाई 2010 में आई थी, तो ये पूरी बिल्डिंग डूब गई थी, यानी 10 से 15 फुट पानी यहाँ था। क्या नाम है आपका? भारती। क्या नाम है? भारती। भारती। कौन सी क्लास में? 10th। क्या रोल कर रहे हो आज? प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है जानते हैं? एमपी के चुनाव कब हुए थे अपने? पीछे हुए थे। अच्छा, आप प्रधानमंत्री कौन है? श्री क्या पोस्ट है आपकी? क्या है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। क्या काम होता है वित्त मंत्री का? पैसे का जो सारा काम है वित्त मंत्री संभालते हैं। क्या क्या निभा रहे हो आप? आई एम लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या काम होता है लॉ मिनिस्टर का? लॉ मिनिस्टर का काम होता है कि लोगों के न्याय के लिए और उनके संतुष्टि के साथ कानूनों का निर्माण करना। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी पधार रहे हैं। स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी जसप्रीत को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? सदस्य निर्वाचक हुई हाँ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ
ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। हिसार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मिस मनीषा कुमारी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? जी, मैं शपथ ग्रहण करूँगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूँगी। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगी। धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी मन्नत को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगी? I am Miss Mannat, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thanks. युवा संसदस्य सदस्य निर्वाचिता अस्मि। अहम् ईश्वरस्य शपथं करोमि यत् अहं विधिना स्थापितं भारतं प्रति सच्ची श्रद्धा धारयिष्यामि। अहं देशस्य एकताम् अखण्डतां च रक्षामि तथा यत् पदः अहं ग्रहीतुम् उद्यता अस्मि तस्य सर्वेषां कर्तव्यानां प्रामाणिकता पालनं करिष्यामि। महोदया, रतन टाटा समाज सेवी और परोपकारी दृष्टि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ट्विटर के जरिए पूर्ण सहायता की। मनमोहन सिंह जी एक भारतीय अर्थशास्त्र और राजनेता थे जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। रतन टाटा जी की मृत्यु से पूरे विश्व को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर दुखी हूँ तथा समूचे राष्ट्र की ओर से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, मैं आप एवं सदन के नेताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करते हुए कहती हूँ कि श्रीमान रतन टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति एवं परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने महत्वपूर्ण विकास किया एवं विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से भारत देश को बड़ी क्षति पहुंची एवं श्रीमान मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने जितने समय तक कार्य किया उन्होंने सच्ची नीयत एवं निष्ठा से ईमानदारी से कार्य किया एवं नरसिंह राव की सरकार में उन्होंने वित्त मंत्री के पद ग्रहण किया। वह उस पद ग्रहण करने पर भारत देश में बड़ी आर्थिक शुरुआत हुई। उनके निधन से भारत देश को बड़ी क्षति पहुंची। इन दोनों महान हस्तियों की कमी को कभी पूरी नहीं की जा सकती। वह भारतीय राजनीति में इनकी यादें सदा खलती रहेंगी। मैं समूचे विपक्ष की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 2 मिनट का मौन धारण करें।
मोटर परिवहन मंत्री मिस काजल, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं। नवनियुक्त कृषि मंत्री कुमारी रक्षा, जो हरियाणा के भिवानी लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज हमारे बीच जर्मनी की गृह मंत्री जेनी होनिस तथा उनके सहयोगी रोबर्टा पिनोटी व मिस्टर जोन्स हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं इनका सदन में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूं। आज की कार्यवाही करने की घोषणा करती हूं। वह एजेंडा सभासदों में बांटा जाए। जी अध्यक्ष महोदया, आज की एजेंडा व प्रश्न सूची बांटा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के उत्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज बेटियों पर होने वाले अत्याचारों के आंकड़े चुकाने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 20% महिलाएं प्रतिदिन रेप की शिकार होती जा रही है। इसमें 20 वर्ष से कम घटित रेप मर्डर पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है? अगर सरकार ऐसे ही याद बैठी रही तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात सत्यापित कब होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मेरे विपक्ष साथी को बताना चाहती हूँ कि निष्कर्ता के जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। हमारी सरकार आने से पहले भी निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटित हो चुकी थी। हमारी सरकार बेटियों को लेकर चिंतित है तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया है, जहां पीड़ित को तुरंत सहायता मिलती है तथा पोक्सो एक्ट की धारा 363 दुष्कर्म व छेड़छाड़ के 31,516 मामलों में दर्ज की जा चुकी है तथा 30,599 मामलों की जांच चल रही है। 917 मामले ऐसे आए हैं जिनमें ट्रायल कोर्ट दोषियों को सजा सुनाई है। प्ले स्कूल की टीचर के साथ रैप तथा मर्डर का होना हरियाणा सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हमारी सरकार बेटी को न्याय दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। माननीय महोदय जी, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े न केवल सदन को भ्रमित करने वाले हैं बल्कि हास्यास्पद भी है। पिछले 4 वर्ष में यौन शोषण व दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी हैं उनमें सत्ता पक्ष के लोगों का उपाय मर्यादा के अनुकूल नहीं रहा। 4 जुलाई 2025 को घटित शिमला तथा कठुआ रेप में सांसद के लोगों का यह कहना है कि देश में रेप की घटनाएं एक दो तो हो ही जाती हैं। बात का पतंगर ना बनाए, लड़कियों को स्मार्टफोन लेकर नहीं घूमना चाहिए आदि बयान बेहद शर्मनाक है। अध्यक्ष महोदय जी, 20 अगस्त 2025 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले के इंद्री ब्लॉक में शर्मनाक घटना हुई है, जिस पर हमारी सरकार शव मिलने के बाद पूरा करनाल प्रशासन आरोपियों को पकड़ने व सबूतों को जुटाने में लगा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कर्मचारी किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। देश की सारी व्यवस्था को कर्मचारी ही दुरुस्त रखते हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के कोने कोने से उठने वाले कर्मचारियों के संगठन की आवाज पर
वित्त मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात है, जो कि पूरी तरह से असुरक्षित है। पैसे निकालने का नियम बड़ी कठोर, मेडिकल फैसिलिटीज का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 58 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी पेंशन के रूप में 750 से 2500 रुपए तक की पेंशन आती है। देश की सीमाओं पर उनकी रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल भी इसी स्कीम के तहत है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो 60% राशि मिलती है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। क्या सरकार पूरा जीवन देश को सेवा में लगाने के बाद भी उनके भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करती रहेगी? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी को अवगत कराना चाहती हूँ कि यह पेंशन योजना पिछली सरकार द्वारा लागू की गई थी। कर्मचारियों के संगठनों के कुछ विरोध के स्वर हल 1-2 वर्षों में देखने को मिले हैं। सरकार कर्मचारियों के हितों की चिंता करती है। 2023 को कैबिनेट बैठक में अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय। मैं आपके माध्यम से मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि उनके द्वारा पेश की गई आंकड़े मात्र के कृपा होती है। गत वर्ष में जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन राशि मात्र 85% बनी है। कैसी राशि में कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी तथा बीमारियों का खर्च कर पाएगा? महोदया, यहाँ तक कि सरकार की स्कीमों की वजह से पेंशन राशि उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को भी नहीं पाती, बल्कि वक्त से पहले रिटायरमेंट तक राशि नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि एनपीएस के रखरखाव के लिए खाते में जमा राशि 10,000 वार्षिक का टैक्स भी कटेगा। तब सरकार कैसे कह सकती है कि हम कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हैं? मेरे समाजी साथी द्वारा जो पेंशनधारियों की चिंता जाहिर की गई है, उसके बारे में मैं बता देना चाहती हूँ कि टियर 2 में लगा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। गत दिनों पहले मंत्री समूह की बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। हमने पेंशन भोगी ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाकर उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निराकरण किया है। पकड़ी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में हर वर्ष 7500 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। नशा तस्करों को कानून का कोई डर नहीं है। बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। तस्करी के इस खेल में सियासी मिलीभगत की बू आती है। इस दिशा में गृह मंत्रालय के उचित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सांसद को बताना चाहती हूँ कि सरकार गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून लेकर आएगी। यह समस्या अकेले पंजाब को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सभी राज्यों की है। कल ही दिल्ली में नाइजीरिया के विद्यार्थी को स्नेक के साथ पकड़ा गया है। नशे तस्करों नशे का प्रयोग करने वाले का साझा डाटाबेस तैयार कर कार्यवाही की जाएगी। हाल ही में केंद्र की पहल पर पंजाब से लगते 7 राज्यों के मंत्रियों द्वारा चंडीगढ़ में मंथन किया गया। सीमावर्ती राज्यों का ज्वाइंट ग्रुप बनाकर तस्करों के मकर जाल को तोड़ा जाएगा। है आज का युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। पूरा विपक्ष मंत्री जी की बात से संतुष्ट नहीं है। इस इंटरव्यू समस्या पर प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करे कि ड्रग्स तस्वीर रोकने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्षी साथियों द्वारा युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर जो चिंताएं हैं वह काबिले तारीफ है। हमने नशे की तस्करी व ड्रग्स रोकने के अनेक कदम उठाए हैं। नारकोटिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत न्यूनतम सजा 1 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दी गई है। सरकार नशा तस्करों को गैर अपराध बनाने पर विचार कर रही है। नशा तस्करों को लेकर जो रेलवे स्टेशनों को निजी नीलामी के माध्यम के तहत निजी हाथों में सौंप दिया गया है। भोपाल स्थित छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से निजी कंपनी को दे दिया है। बाकी प्रबंधन इंडिया रेलवे के हाथों में होगा। रेलवे प्रबंधन में युवाओं को स्वैच्छिक रिटायरमेंट इसलिए दी जा रही है ताकि युवाओं को मौका मिल सके। ऐसा करने से नागरिकों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 79 वर्ष बाद भी किसानों के साथ मेहनत करने के
बात अपने बच्चों का ठीक से नहीं कर पाता, उनकी हालत वक्त से बदतर होती जा रही है। जमीन के मुआवजे में देरी से महाराष्ट्र के अकोला में 5 किसानों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। वही हरियाणा के चच्ची राशि गाड़ी को घाट के 54 वर्षीय राम अवतार की धरने पर मौत। जुआला ने किसान की मुआवजे में देरी से मौत ऐसी घटनाएं हैं जो प्रगतिशील लेबल भी लगा था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे बेवजह घंटों तक रोके रखा। अध्यक्ष महोदय, यह एक संसद द्वारा पदस्थ विशेष अधिकारी खनन मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसके लिए कड़े निर्देश दिए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को खेद प्रकट करती हूँ और विशेषाधिकारी खनन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पंजाब में बाढ़ ने 1300 से ज्यादा गांव डुबा दिए। इससे 30 लोगों की मौत तथा 3.5 लाख लोगों को घायल हुए। बाढ़ से बताना चाहती हूँ कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिहाज आपदा राहत निधि के जवानों को राहत कार्यों में लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भोजन की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम तथा दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं। केंद्र ने अपनी ओर से सेना, सीमा सड़क संगठन व एनडीआरएफ की टीम को बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कल ही प्रधानमंत्री महोदय ने केरल व गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया है, जिससे अब स्थिति नजर नियंत्रण में दिखाई आ रही है। विपक्षवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। इस प्रकार राज्य सरकार की दूसरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद में सरकार कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार अपना दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह से विफल है। मैं अपनी विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से राहत मुहैया करवाई जाती है, न कि मुआवजा। प्रशासन संपूर्ण रूप से राहत कार्यों में जुटा हुआ है। बाढ़ से पीड़ित तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए देने की बात कही है। विपक्ष के भेदभाव के आरोप में कोई दम नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। शीर्षक है मोटर यान संशोधन विधेयक 2025। मेरे द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस विधेयक में कुल 72 पृष्ठ और 223 धाराएं हैं। मेरे द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इनकी धारा 3 व 4 में ड्राइविंग लाइसेंस होगी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा 4 व 18(a) में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वाहन चलाने का प्रावधान तथा धारा 5 में ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। युवा पीढ़ी को स्कूल कॉलेज में जाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। यह 18 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकते। सरकार ऐसा करके युवा पीढ़ी के सपनों को नष्ट कर रही है। ऐसी क्या गारंटी है कि माता पिता के खिलाफ कार्रवाई करके दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। सरकार को केवल अपना रास्ता दिखाई देता है, लोगों की तंगागी नहीं। महोदया, बच्चे किसी भी राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। अगर उनका खून ऐसे सड़कों पर बहता रहेगा तो क्या यह सही है? मेरे द्वारा इसमें यह कानून बनाने का मकसद यही था कि बच्चे हैं जो जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें लगभग 186% वृद्धि हुई है, जिनमें बच्चों 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या अधिक होती है, जिनसे इन दुर्घटनाओं में उनका काफी नुकसान हो जाता है। मेरे द्वारा माता पिता
आ रही है, मानो बिल पास होते ही सड़क हादसों में कमी आ जाएगी। सड़कों की दुरुस्त ऐसी है कि पता ही नहीं चलता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। हरियाणा के 3 जिले के रामराय गांव के पास सड़क में गड्ढों के कारण देश सेवा का जज्बा लिए 10 जवान मौत के घास में समा चुके हैं। सड़क बनाने के साथ ही कुटनी शुरू हो जाती है। सरकार महंगाई में बढ़ोतरी की वो चिंता करती है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया है। दिनों दिन नई सड़कों का निर्माण। मैं आपके द्वारा अपने साथी को बताना चाहती हूँ कि इसमें किसी को लाभ पहुँचाने जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होने का कारण सरकार है, सरकार इन पर काम नहीं कर रही है, तो जो सरकार काम नहीं करती, जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनती है। जनता भी उसी सरकार को चुनती है जो उनके लिए कार्य करती है। तो आप यह जो बात कह रहे हैं कि सरकार इससे खुद को लाभ पहुंचाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में ही कार्य करती है। को बताना चाहता हूँ कि विपक्षी साथियों को इस विधेयक की कुछ धाराओं पर आपत्ति है, लेकिन व्यवहारिक व तकनीकी रूप से इस बिल में संशोधन करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन में जनता की सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखना पहला कर्तव्य है। पेश किया गया है, उसके कई बिंदुओं पर मुझे आपत्ति है। बिल में वाहनों के पंजीकरण का अधिकार डीलरों को दिया गया है। इसमें सरकार की डीलरों को लाभ पहुंचाने की आशा प्रकट होती है। देश में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई लाइसेंस हैं जो आए दिन दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। इसका समाधान किस प्रकार किया जाएगा, ये किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया। इस बिल के पास होने से सरकार में टकराव होने का अंदेशा है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की राज्य सेवाओं का अधिकार भी चिंता नजर आ रहा है। मेरे साथी द्वारा प्रकट की गई आशंकाएं सही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा अपने विपक्षी साथी को यह बताना जरूर चाहूंगी कि इसमें डीलरों को लाभ पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे द्वारा इन कानूनों को बनाने का मकसद सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। और जहां तक बात एक ही आदमी के कई लाइसेंसों की है, तो हम इस पर कानून बनाने की कोशिश जारी करेंगे। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे सकारात्मक सोच के साथ सरकार का सहयोग करें तथा वे इस बिल को पास करवाने में सरकार का साथ दें व इसे कानून बनने दें। मंत्री जी, लंबी चर्चा हो चुकी है, अब इसकी चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। इसका तृतीय वाचन 7 सितंबर को सुबह होगा। तब तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। जी अध्यक्ष महोदया, उसमें 14 मत पड़े हैं। यह भी 14 के मुकाबले 23 मतों से पास किया जाता है। महासचिव जी, इस बिल को आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। अब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है।